हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और माई सीक्वल के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफॉल्ट और चेक कंस्ट्रेंट्स को। सो फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, माई सीक्वल की सीरीज के अंदर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं एक वीडियो के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सो दो कंस्ट्रेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम दो कंस्ट्रेंट्स और कवर करेंगे जो कि हैं डिफॉल्ट और चेक। सो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं खोल लूंगा अपना माई सीक्वल और हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकली। सो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे स्कूल डेटाबेस को, जैसा कि हम इस सीरीज के अंदर यूज करते हुए आ रहे हैं। सो स्कूल डेटाबेस के अंदर हमारे पास फटाफट से हम करेंगे शो टेबल्स। सो हमारे पास यहाँ पे टेबल्स थी जो कि हमने बनाई थी पिछली वीडियो के अंदर, EMP और EMP1 टेबल। सो अभी मैं इन टेबल्स को फिलहाल ड्रॉप कर दूंगा दोनों को, और उसके बाद हम इनको रिक्रिएट करेंगे फिर से। और ऐसा क्यों किया मैंने वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो फिलहाल फटाफट से मैं कर देता हूँ ड्रॉप टेबल EMP और ड्रॉप कर देता हूँ मैं टेबल EMP1 को भी। सो हमने EMP और EMP1 बनाई क्यों थी? EMP हमने नॉर्मल टेबल बनाई थी जिसके अंदर हम कोई भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं कर रहे थे और हम डेटा को डायरेक्टली इंसर्ट कर पा रहे थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कोई भी कॉलम पे कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था। और EMP1 टेबल के अंदर हम प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स लगा रहे थे, जिस कंस्ट्रेंट्स को हम बेसिकली देख रहे थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की थी, वो हमने EMP1 टेबल के कॉलम्स पे अप्लाई करके देखे थे। सो हम डिफरेंस देख पा रहे थे EMP और EMP1 टेबल के अंदर, यानी कि एक पे कंस्ट्रेंट्स नहीं है, एक पे कंस्ट्रेंट्स हैं, जिससे कि हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी। सो इस वीडियो में मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। सो हम बनाएंगे सबसे पहले EMP टेबल और EMP1 टेबल। EMP टेबल में कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगे होंगे। EMP1 टेबल हम बनाएंगे हैविंग कंस्ट्रेंट्स चेक एंड डिफॉल्ट। सो स्टार्ट करते हैं EMP से। सो यहाँ पर फटाफट से मैं टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल EMP, और EMP के अंदर हम कॉलम दे देंगे पिछली वीडियो की तरह EID के अंदर हम दे देंगे यहाँ पर इसको हम इंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दिया था e नेम को हम varchar रख लेते हैं, और यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ। फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और आगे हम इसके देते हैं सैलरी, मैंने दे दिया है, इसको हम फ्लोट रख देते हैं। और साथ ही साथ मैं दे देता हूँ एक और कॉलम, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में दे देता हूँ, डिपार्टमेंट varchar फॉर एग्जाम्पल 5 में दे देता हूँ इसे, या 10 दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। सो फटाफट से मैं एंटर करता हूँ तो मेरी ये टेबल बन गई है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरी टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल EMP। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सैलरी मैंने बनाई है फ्लोट टाइप की, इस पे मैं दे दूंगा डिफॉल्ट 0 में दे देता हूँ। सो कंस्ट्रेंट जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कंस्ट्रेंट को यूज कैसे करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, उसके अंदर कॉलम नेम्स होंगे, साथ में डेटा टाइप होता है, यानी कि कॉलम नेम, फिर उसके बाद डेटा टाइप के बाद हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना कॉलम नेम, साथ ही साथ उसका डेटा टाइप तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे हमको क्या करना होगा, डिफॉल्ट कीवर्ड लिखना होगा। डिफॉल्ट जो कि हमारा कंस्ट्रेंट है, तो हमें डिफॉल्ट लिखना होगा। उसके आगे हमको जो डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में अगर सैलरी में कुछ भी ना हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 ले ले। उसी तरह से आप कुछ और चीज दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम का कोई आपका अगर कॉलम है, कंपनी नेम कोई नहीं देता है तो पर्टिकुलर कंपनी का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट नेम ये ले ले। या स्कूल, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का आप कोई डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं तो वहां पर आप डिफॉल्ट स्कूल नेम दे सकते हैं, स्कूल का जो नाम है। सो डिफॉल्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी तो डिफॉल्ट इस वैल्यू को ले लो। सो मेरे केस में इसलिए मैंने सैलरी को 0 दे दिया, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं होगी तो वहां पे उस कॉलम में वो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नल वो वहां पर 0 ले लेगा। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब मैंने सैलरी पे लगाया डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स, साथ ही साथ में डिपार्टमेंट पे लगा देता हूँ चेक कंस्ट्रेंट्स, और फिर हम देखते हैं कि हमको इंसर्ट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं और कैसे वो रिस्ट्रिक्ट करता है डेटा को बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। सो डिपार्टमेंट varchar 10 मैंने दिया हुआ है। सो इसमें मैं चेक करूंगा कि मेरा डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट कॉलम है, डिपार्टमेंट IT होना चाहिए। सो आप कुछ और भी दे सकते हैं कंडीशन चेक के अंदर, फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं तो मार्क्स जिसके ग्रेटर देन 40 हैं उन्हीं मार्क्स को आप ले सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 33 है उन्हीं मार्क्स को ले सकते हैं, या किसी की एम्प्लॉय ID पर्टिकुलर इस नंबर से ज्यादा है या इसके इक्वल है उसी को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। मतलब कुछ भी यहाँ पर जिसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसे ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे EMP1 टेबल में ये वाली बना रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे EMP1 देना था। सो मेरी EMP टेबल है जिसमें कि कोई कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं है।
मेरी EMP1 टेबल है जिसमें कि मैंने कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, EID यानी कि एम्प्लॉय आईडी एज इट इज है, नेम ऐसे ही रखा है मैंने, सैलरी है उस पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और डिफॉल्ट वैल्यू 0 बोलेगा अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी। साथ ही साथ डिपार्टमेंट में मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, यानी कि डिपार्टमेंट अगर IT होगा तभी वो उस डेटा को इंसर्ट करेगा स्टेबल EMP1 टेबल के अंदर, अदरवाइज वो इंसर्ट नहीं करेगा। यानी कि वो वहां पर उस कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो डेटा को इंसर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स को मैं कैपिटल लेटर से लिख देता हूँ ताकि एकदम हाईलाइटेड होके ये चीज दिखे। आप चाहे तो स्मॉल पे भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। सो इस तरह से आपको समझ आ रहा है ये डिफॉल्ट जो है कंस्ट्रेंट है, चेक जो है कंस्ट्रेंट है। सो मैं करता हूँ एंटर और ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी 2 टेबल्स क्रिएट हो गई है, EMP और EMP1। अब देखेंगे हम रियल डिफरेंस। मैं इंसर्ट करूंगा इसके अंदर डेटा। सबसे पहले मैं इंसर्ट करूंगा EMP टेबल के अंदर डेटा, इंसर्ट इनटू EMP मुझे लिखना होगा। यहां पर पहले मैं दूंगा कॉलम नेम्स, तो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम्स दे दिए हैं और यहाँ पर मैं दूंगा वैल्यूज। और आप विदाउट कॉलम नेम्स दिए भी डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर इन कॉलम नेम्स को स्किप करके। बट यहाँ पर एक बात आप याद रखें, अगर आपको लिमिटेड कॉलम्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं 4 कॉलम्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 के अंदर ही कर रहा हूँ, या आपको 2 के अंदर करनी है, 1 के अंदर करनी है, 3 के अंदर करनी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ेंगी कॉलम के साथ। सो यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है वो कॉलम के साथ देनी पड़ेंगी, यानी कि पहले कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप सारे कॉलम्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि 4 कॉलम्स है और चारों के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है। सो मैंने ये बात फिर से हाईलाइट कर दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पर मैं आप क्विकली यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। मैंने दे दी एम्प्लॉय ID 101, नेम में दे देता हूँ जीवन फॉर एग्जाम्पल, और डिपार्टमेंट दे देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल HR। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरी EMP टेबल है। EMP टेबल कौन सी टेबल थी, जिसके अंदर की कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगे हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टेबल को आप देखें हाईलाइटेड वाली। सो अभी मैं एंटर करता हूँ और मेरा डेटा एकदम इजीली इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, फ्रॉम मुझे लिखना होगा, तो यहाँ पर मेरा डेटा आ चुका है 101 जीवन, और सैलरी मैंने नहीं दी थी, यानी कि यहाँ पे पास ही नहीं किया था कॉलम, और वैल्यू भी उसकी नहीं दी थी, तो उसने नल वैल्यू ले लिया है, और डिपार्टमेंट उसने HR ले लिया है। अब इसी काम को, यानी कि इसी डेटा को मैं इंसर्ट करके देखता हूँ अपनी EMPLOYE1 टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं EMP की जगह EMP1 देता हूँ। EMP1 टेबल के अंदर मैं सेम डेटा इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखें मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिला। मेरे पास आया यहाँ पे एरर और बोलता है चेक कंस्ट्रेंट EMP1 चेक 1 इज वायलेटेड, यानी कि EMP1 का जो चेक कंस्ट्रेंट है वो वायलेट हो चुका है। क्यों वायलेट हुआ? क्योंकि डिपार्टमेंट क्या था, डिपार्टमेंट पे मैंने चेक लगाया हुआ था कि सिर्फ डिपार्टमेंट IT ही होना चाहिए, IT के अलावा कोई और डिपार्टमेंट होगा तो वो उस डेटा को इंसर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो चेक कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया है। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि डिपार्टमेंट सिर्फ IT ही होना चाहिए। अब देखें आप, अगर मैं डिपार्टमेंट HR की जगह IT कर दूं तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया है। साथ ही साथ मैं इसको डेटा को देख भी लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 मुझे करना होगा, और अब मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 101 आ गया है, जीवन आ गया है, साथ ही साथ मेरे पास डिपार्टमेंट IT आ गया है। एक डिफरेंस आप देखें, यहाँ पर मेरे पास सैलरी नल आई थी, जबकि यहाँ पर मेरे पास सैलरी 0 आई है। क्यों आई? क्योंकि मैंने सैलरी के लिए कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की, तो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया हुआ था, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू पास ना हो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको ले लो, यानी कि 0 को ले लो, और अगर कोई वैल्यू मैं पास करता हूं तब तो वो उसी वैल्यू को लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सैलरी भी दे देता हूं, सैलरी, और सैलरी की मैं वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता हूं, यहाँ पर मेरी सैलरी की वैल्यू हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैं 25,000 दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ नेम वगैरह में, नेम चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं 102 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, अब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 102 तो आ गया है, नेम उप्रेती आ गया है, और सैलरी इस बार मैंने पास की है दूसरे रिकॉर्ड के लिए, तो 25,000 सैलरी भी आ गई है, और डिपार्टमेंट मेरा IT आ गया है। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तब तो वो उसी वैल्यू को लेगा जो कि आपने प्रोवाइड की है इंसर्ट करते वक्त। लेकिन अगर आपने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा, जैसे कि मेरे केस में मैंने 0 प्रोवाइड की थी डिफॉल्ट वैल्यू। सो आई होप आपको डिफॉल्ट और चेक के बारे में जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर होगा। डिफॉल्ट में बेसिकली हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट उस वैल्यू को ले लेगा, जबकि चेक के केस में क्या होगा कि हम एक चेक के अंदर कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो उसको इंसर्ट करेगा डेटा को, अदरवाइज वो डेटा को इंसर्ट नहीं करेगा और हमको एरर देगा।
सो यही था चेक और डिफॉल्ट के बारे में। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखें आप, वहां पर हमने नॉट नल और यूनिक के बारे में बात की है। सो नॉट नल, यूनिक, चेक और डिफॉल्ट 4 कंस्ट्रेंट्स मैं कवर कर चुका हूं। आगे आने वाली वीडियो में हम प्राइमरी की और फॉरेन की को देखेंगे। सो अगर आपको नहीं पता तो ये यहाँ पर हम पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं और मैंने शुरू से यहाँ पे वीडियो डाली हुई है, इंट्रोडक्शन दिया मैंने MySQL का, फिर मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाई हुई है और सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। काफी वीडियोस में डाल चुका हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी काफी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखूंगा। आई होप आपको चेक और डिफॉल्ट के बारे में वीडियो क्लियर होगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।